I'm Amit Varidikilor, and a very, very good evening to every one of us. We are doing the NCERT 11th class, the Constitution at Work. अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ दो बुक करनी पड़ती है, एक तो ये 11th क्लास की NCERT एंड द सेकंड वन बीइंग दी एम लक्ष्मीकांत. सो चैप्टर नंबर 3 इट इज द इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन. जनरली हम जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो जैसे इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का. तो जनरली लक्ष्मीकांत में जो क्रोनोलॉजी है उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स के बाद बेसिकली हम सीधा पार्ट 5th यानी कि द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. पर ये 11th क्लास की बुक है तो इसमें एक पहले इनिशियली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है इलेक्शन का. इट बेसिकली ट्राइज टू डिफाइन दी डेमोक्रेसी. इसके बाद जो नेक्स्ट, ये तो सरल वाला चैप्टर है, अगले वाला फोर्थ वाला है, चलो कोई एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल है. तो वी विल डू दी फोर्थ टुमारो ऑब्वियसली, अनटिल एंड अनलेस वी विल बी हियर. देर आर थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड इन दी लाइफ. कॉपीराइट्स हो जाते हैं जीवन में बड़े सारे से, यू नेवर नो, समबडी कैन गेट इट कॉपीराइटेड, पूरा चैनल डिलीट हो सकता है. किसी को चुप कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खूब सारी पावर होना, और पावर होने का एक सबसे तरीका ये होता है किसी भी तरीके के रैंडम कॉपीराइट करवा डालो, और रैंडम कॉपीराइट करवा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा. नेवरदलेस, टिल द टाइम वी आर हियर, लेट्स डू दिस. देखो, किसी कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी समरी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है. तो ये इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन हमारा चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का. ये सिंपल सी बात है, ये डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की कोशिश करता है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी वो होती है जब ऑल द पीपल टेक डिसीजंस, जब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं. नाउ द थिंग इज दैट कि अगर कम नंबर ऑफ पीपल है, लाइक 15 हैं, 20 है, 25 है, तो हम सारे के सारे हर रोज चीज के लिए एक एक मिलकर डिसीजन ले सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द पीपल आर लार्ज इन नंबर्स? 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, एंड आवर कंट्री 140 करोड़. तो ऐसे में डेमोक्रेसी बेसिकली उस चीज को कहते हैं जहां पे कंट्री रन की जाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो इम्पार्शियल रूल बनाते हैं. एंड देयर शैल बी ए पर्सन, देयर शैल बी एन एम्पायर काइंड ऑफ, जो कि बेसिकली उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शंस में उनको इलेक्ट करवा दे ताकि कोई गड़बड़ ना कर पाए. नाउ दो क्वेश्चंस हैं, क्या डेमोक्रेसी होती है बिना इलेक्शंस के, या फिर क्या इलेक्शंस हो सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के? इन दोनों क्वेश्चंस को ये चैप्टर आंसर करने की कोशिश करता है, और प्राइमरली स्पीकिंग दो चीज़ें बताता है. एक तो सबसे पहले कि हमारे देश में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, दो प्रकार के प्रोसेस फॉलो करते हैं. और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हु बेसिकली कंडक्ट्स द इलेक्शन. तो एक तो इलेक्शन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है कि हम दो प्रकार के सिस्टम यूज करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला. दिस इज द सेकंड वन, राइट. इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. एंड उसके बाद इलेक्शन के समय ही हम क्यों कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज इट यार. इतना सिंपल सा सरल के बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू कॉन्टेस्ट, कि बेसिकली कोई भी जो अडल्ट होता है वो वोट कर सकता है, और कोई भी एक पर्टिकुलर एज के ऊपर के जो अडल्ट होते हैं वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं. एंड देन देर इज अ स्मॉल डिस्कशन रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी लक्ष्मीकांत है वो दूसरी क्रोनोलॉजी फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लास्ट में इकट्ठे डिस्कस कर देती है. पर ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो लेट्स डू इट. इट्स ए लाइक स्लाइटली वेरी सिंपलर चैप्टर. मतलब एटलीस्ट पेपर जो चैप्टर नंबर 2 था वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को डिस्कस करता है, विच इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, इज अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स आइडिया देन दिस वन. तो इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, विच इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, दो हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट और उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दैट इज इट. उसके बाद ये जो सिस्टम है ये किस प्रकार का सिस्टम होता है, व्हाई डिड वी चूज द सिस्टम विच वी आर यूजिंग. देन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन. एक लॉजिक है, डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता कि जहाँ पे इलेक्शन हो, लाइक नॉर्थ कोरिया में, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की नेसेसिटी ये है कि इलेक्शन हो, बट वो फ्री वाले और फेयर वाले होने चाहिए. एंड बिसाइड्स ऑल दिस देर इज अ सिचुएशन, देर इज अ डिबेट अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑल्सो, यानी कि मेंस का भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. तो इट स्टार्ट्स विद, आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग, टू क्वेश्चंस. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? बिना इलेक्शंस की डेमोक्रेसी हो सकती है या नहीं हो सकती है? एंड कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी कहते हैं उसको जहां पे इलेक्शन नहीं होते? तो दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है. सबसे पहले, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? जनरली स्पीकिंग, इफ आई शो यू अ कंट्री जहां पे कभी इलेक्शन होते ही नहीं है लेकिन गवर्नमेंट चलती है, आप उसको डेमोक्रेटिक तो जनरली मानेंगे नहीं, मतलब वर्चुअली भी नहीं मानेंगे. और कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? इसका आंसर आउटराइट यस है. डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन एक सफिशिएंट कंडीशन है, बट उसको कंप्लीट कंडीशन नहीं है, राइट. हम कुछ, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है हमारे पास, चाइना का एग्जांपल है, यूएस, पुराने वाले यूएसएसआर का भी एग्जांपल है, वहां पर इलेक्शंस हुआ करते थे. इवन अ डिक्टेटरशिप कैन हैव इलेक्शन, बट इलेक्शन डेमोक्रेटिक तभी होते हैं जब बेसिकली फ्री हो और फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और बेसिकली सबके लिए अवेलेबल हो. तो पहला क्वेश्चन हमें ये बताता है कि यार रिप्रेजेंटेशन एक डेमोक्रेसी में कैसे की जाती है.
सारे के सारे जो नागरिक हैं वो हर रोज पर डे के हिसाब से दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। लॉजिक है ना, इट्स जस्ट अबाउट द नंबर्स, इट्स जस्ट अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट। तो यू कैन नॉट टेक डिसीजन एवरी सिंगल डे। तो कोशिश की जाती है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पहले चुन जाएं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके सारे के सारे डिसीजंस ले लें। दिस इज वाई द इलेक्शंस बेसिकली बिकम इंपॉर्टेंट। तो जो भी कोई डेमोक्रेसी का चैप्टर होता है उसमें प्राइमली स्पीकिंग इट्स डेमोक्रेसी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, उसकी जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लाई किया जाए, दैट इज डन थ्रू द इलेक्शंस। वेनेवर जब हम भारत को डेमोक्रेसी की तरह सोचते हैं, लोकतांत्रिक देश के बारे में बात करते हैं, तो हमें अपने पुराने वाले इलेक्शन याद आता है जो 2024 में और ये लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस बेसिकली वर्ल्ड में और हर जगह पे सबसे ज्यादा विजिबल सिस्टम है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। नाउ डायरेक्ट का मतलब यह है कि एवरी इंडिविजुअल टेक्स पार्ट्स इन डिसीजन एवरी डे, हर रोज। और इनडायरेक्ट का होता है कि भाई देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन देता है और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर डिसीजन मेकिंग करता है। ये जो लोग हैं ये डे टू डे डिसीजंस के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नाउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डजंट एग्जिस्ट, सॉरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट पर से। जैसे कि पुराने ग्रीक मतलब एक एनेक्डोटली एविडेंस की बात करें हिस्टोरिकली, तो ग्रीस में पहले जो सिटी स्टेट्स हुआ करती थी वो एक प्रकार का छोटा एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। वहां पर बेसिकली लोग ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक जगह पर मिलते थे इकट्ठे, बेसिकली किसी बारे में कोई भी जो डिसीजन लेना होता था लॉ के बारे में या कोई पॉलिसी बनानी हो, सो एवरीबडी यूज टू पार्टिसिपेट मोर पर्सनली। आज अगर हम प्राइमरली आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो गांव में ग्राम सभाएं या पंचायतें होती हैं वो भी एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। बट जनरली स्पीकिंग जो कोई भी बड़े कंट्री के ले लीजिए, अब यूएसए, यूके, इंडिया, वी फॉलो बेसिकली दी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यार वो लाखों और करोड़ों लोगों से रोज रोज पूछ के और रोज रोज डिसीजन लेना सारा का सारा इम्पॉसिबल है। तो रूल बाय द पीपल कॉन्सेप्चुअली है, बट जनरली स्पीकिंग हर जगह पे रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। क्या होता है रूल्स बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव? सिंपल है, मतलब एक सिटीजन्स जो होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं एंड देन द रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली एडमिनिस्टर एंड द गवर्न द कंट्री। अब ये जो मेथड है कि रिप्रेजेंटेटिव चुना कैसे जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्शन। सो सिटीजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, वो लिमिटेड रोल होता है। उनका सिर्फ एक रोल है कि वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले। देन द रिप्रेजेंटेटिव इज द पर्सन हु विल गवर्न, हु विल बेसिकली लेजिस्लेट। देयर सिटीजन्स एक्टिवली इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते पॉलिसीज में, इनडायरेक्टली होंगे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ठीक है, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं दे आर जनरली, आप भी लॉजिकली देख लीजिए, हमारे देश में कौन से फाइटर जहाज खरीदने चाहिए, वी डोंट डिसाइड इट, राइट। हम तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट को चुन देती है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट चुनती है कि बेसिकली डिफेंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि भाई इलेक्शन हो सकते हैं जहां पे डेमोक्रेसी ना हो। वेल दैट मीन्स कि देखो हर जगह इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी होती है। बड़े सारे से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जो कि इलेक्शंस को होल्ड कराते हैं। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स बहुत ज़्यादा इलेक्शंस करवाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी इमेज को सुधार सके। वो इस प्रकार का इलेक्शन कराएंगे कि अपना रूल बेसिकली हिंडर ना हो और पावर भी अपने पास ही रहे और हम फील हों पूरे के पूरे वर्ल्ड में कि हम तो बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नहीं है। नाउ कैन वी थिंक ऑफ सम एग्जांपल ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? द आउट एंड आउट सिंपल एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का है, चाइना का है, यूएसएसआर का है। यूएसएसआर में भी इलेक्शंस होते थे बट इलेक्शंस में जिनकी सिंगल पार्टी, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। द सेम थिंग हैपेंस विद द चाइना। नॉर्थ कोरिया में क्या चल रहा है, वो किम जोंग उन बेचारा इलेक्शन करवा देता है, अकेला खड़ा हो जाता है, अकेले उसको ही वोट मिल जाती है 99%, वो अलग वाइब में है। वो मतलब देर आर लाइक 198 कंट्रीज, 200 कंट्री हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, 199 एक जगह पे ये अकेला लड़का अलग जी रहा है। देखो एक बात बता दूं, पूरे के पूरे विश्व की इस समय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 800 करोड़। 800 करोड़ लोगों में से एक आदमी अलग दुनिया में जीता है। ठीक है, सारे के सारे लोग अलग भाई इसी प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं। एक नॉर्थ कोरिया का जो बेचारा प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उसका अलग चल रहा है, सेपरेट है वो बेचारा, दुनिया से अलग है, वो सबसे सबसे अलग ही रहता है वो। उसका कुछ और चल रहा है, उसका डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटोरियल, इलेक्शन विलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई फर्क नहीं, एंजॉय है उसकी लाइफ, अलग चल रहा है मैटर। हमें 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 हम में से कोई नहीं जानता उसके जीवन में क्या है, हम में से कोई उसके दिमाग के अंदर नहीं समझ अंडरस्टैंड कर सकता, वो भी नहीं जानता हमको, उसका भी वो अलग है, वो मैटर अलग है उसका, वो अपना मतलब। तुम लोगों के पास एक घर होगा, यू पीपल हैव वन होम, जिस होम के अंदर तुम चिल मारते हो, अपने घर पे रहते हो, कमरे में रहते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। किम जोंग के पास एक देश है ना, देखो देश मिल जाता है कुछ लोगों को, समहाउ और द अदर दिस पर्सन गॉट लकी आउट ऑफ 800 करोड़ पीपल, 800 करोड़ लोगों में से ये अलग लक लगवा के पैदा हुआ है, इसको पूरा का पूरा देश मिला हुआ है और कुछ भी कर रहा है वहां पे, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, और क्या कर रहा है हमें ही नहीं पता, उसको भी नहीं पता। ये मत सोचना कि उसको किसी प्रकार का कोई आइडिया है जीवन में कि चल रहा है क्या चल रहा है, एंजॉय चल रहा है, वाइब है। देखो कुछ चीजें ना सिर्फ वाइब पे एक्सप्लेन होती है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। कुछ सुपर नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जिनकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। थिंग्स हैपन फॉर नोन रीजंस ऑल्सो।
किम जोंग उन भी बेसिकली है, नो रीजन का मैटर है वहाँ पे, हमें नहीं पता क्या चल रहा है उधर, तो छोड़ो उसके बारे में, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, इलेक्शंस जो होते हैं कंट्री के अंदर, उनको डेमोक्रेटिक वे में करवाने का तरीका क्या है? इस चीज के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट द इलेक्शंस। कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं ये? हु इज एलिजिबल टू वोट? हमारे देश में इलेक्शंस का रूल बना रखा है, जो भी 18 साल से ज़्यादा का हो। हु इज एलिजिबल टू वोट? यहाँ पर भी एज ही क्राइटेरिया है। 21 साल से ऊपर हो तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ सकते हो, 25 साल से ऊपर के हो लोकसभा के, 30 साल से ऊपर तो राज्यसभा के, 35 साल से ऊपर के तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के। मतलब दी एज इज दी ओनली क्राइटेरिया, नो अदर। सिर्फ अडल्ट होना चाहिए और इस पर्टिकुलर एज के ब्रैकेट में हो तो यू कैन फाइट द इलेक्शंस। हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शंस? इसके लिए एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है। इनके लोगों को हमें इलेक्ट करना है, ये लोग इलेक्ट होंगे, ये लोग उसके बाद गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इन लोगों को तो हम इलेक्शन करवाने नहीं दे जा सकते, बिकॉज दे विल बी बायस्ड टुवर्ड्स देमसेल्फ, अनफेवर, अपने आप को फेवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट बॉडी बनाई कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज कॉल्ड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव? किस तरीके से वोट करवाएंगे? इसके लिए हमने दो सिस्टम अपनाए हैं, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और दूसरे वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। एंड हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड? ये इसी की बेसिकली एक एक्सटेंशन है। लेट्स एक्चुअली सी की क्या होता है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक द इंडियन ऑल्सो, ये क्वेश्चंस का बेसिकली आंसर होता ही होता है। पहले 3 क्वेश्चंस का पर्पस है कि भाई फेयर और फ्री इलेक्शन हो ताकि उनको डेमोक्रेटिक कहा जा सके, और दूसरे क्वेश्चंस का मतलब है कि सबको रिप्रेजेंटेशन भी मिले। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन सिस्टम इन द इंडिया। नाउ इलेक्शन सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमें इलेक्शन चुनने हैं, ठीक है, लोगों को इलेक्ट करना है। लेट्स से कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट करना है। नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट बाय माय ओन आइडियाज़, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये मैप थोड़ा सा फजी हो गया है, तो आई विल एक्चुअली क्रिएट इट फॉर यू अगैन। दिस इज दी की कॉन्सेप्ट ये है लाइफ का। देखो मैं बताता हूँ, इधर जाके नीचे लाके कलर हो गया बड़ा ऊपर का, वो कलर का वाइट कलर की पेज ले लेते हैं। दिस इज इट। सो हमारे देश के अंदर ये लोकसभा नाम के 543 लोगों को इलेक्ट करना होता है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दीज आर द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। और इसके साथ साथ एक राज्यसभा नाम की भी होती है, जो कि 245 लोगों का ग्रुप है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनको कंबाइन करके इनको कहा जाता है पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट ऑल्सो। टेक्निकली स्पीकिंग पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, एंड वी चूज देम बाय इलेक्शंस। ओके, वो इलेक्शंस का प्रोसेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है। फिर हमें स्टेट के लेवल पर भी ऐसा ही कर रखा है। स्टेट के लेवल पे हमने विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना रखी है, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको चुनना होता है। नाउ देर आर सम स्टेट्स, टोटल 6 हैं हमारे देश में, जहां पे विधानसभा के साथ साथ देर इज ए सेकेंड ग्रुप ऑल्सो विच इज कॉल्ड एज विधान परिषद ऑल्सो। एंड देन एक नीचे वाले लेवल पर पंचायतें भी होती हैं एंड म्यूनसिपैलिटीज भी होती हैं, ठीक है। ये वाले 3 सिस्टम है। तो इन तीनों की जगह पर इलेक्शंस करवाना है। नाउ जनरली स्पीकिंग हमारा देश एक सिस्टम फॉलो करता है जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। द आइडिया इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। 1984 के इलेक्शंस थे। 1984 के इलेक्शंस में टोटल 543 लोकसभा की सीटों पे इलेक्शन होना था। तो उसमें से कांग्रेस पार्टी 415 सीटें जीत गई, विच मीन्स दे वन 80% ऑफ द सीट्स। ऐसी विक्ट्री आज़ाद भारत के इतिहास में एक बार भी नहीं हुई। ये दिस इज द यूनिक पोजीशन, ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन, पीक था। अब कैच क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी ने 4/5 सीटें जीती थी, 80%, तो क्या देश के 80% लोगों ने उनको वोट किया था? 80% ऑफ द पीपल वोटेड फॉर देम, राइट? एक्चुअली नो यार। जब हमारे पास डेटा चेक करते हैं ना, उनके पास सीटें तो 415 थी, बट उनके पास टोटल वोट 48% ही आई थी। सो मतलब लेट्स से एक जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, 50% वोट आने पे 80% सीटें क्यों मिली? क्या ये थोड़ा सा कुछ अनफेयर लग रहा है या नहीं लग रहा है? भाई 48% वोट्स आई हैं, उसके बावजूद भी पार्टी को 80% सीट्स मिल गई। अब देखिए यहाँ पे वोट 7.4% थी बीजेपी की, लेकिन सीटें मिली हैं 2। ये यहाँ पे जनता की 6.7% वोट है, लेकिन वोटें मिली हैं सिर्फ 10, सॉरी सीटें मिली हैं 10। अब इंटरेस्टिंगली देखो, बीजेपी की वोट परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन सीटें देखो कितनी कम है। नाउ दिस इज इट, व्हाई हैपन, क्यों है ये ऐसे? दिस हैपन्स इन आवर कंट्री क्योंकि हम एक इलेक्शंस का सिस्टम फॉलो करते हैं। व्हाट वी डू इज दैट कि हम पूरे के पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन जोग्राफिकल एरियाज। तो जैसे पूरा कंट्री है, एक ये बना दिया जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ये दूसरी बना दी, ये तीसरी बना दी, ये चौथी बना दी। यहाँ से एक आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया जाएगा लोकसभा का, फिर यहाँ से दूसरे को चुन लिया जाएगा, यहाँ से तीसरे को, ऐसे करके।
और रूल ये है, हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक आदमी को चुना जाता है। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि पापा हमारे यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कौन है, तो ही विल बी एबल टू टेल यू कि यार ये पूरा का पूरा एरिया है और इस एरिया से एक सांसद को चुना जाता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि पापा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन सा एरिया आता है। सो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और रूल क्या है, जैसे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वोट की टोटल 5 कैंडिडेट थे, ए बी सी डी ई, सब ने वोट कर दिया, हाइपोथेटिकली बात करते हैं, ठीक है। ये ए था, ये 25% वोट जीत गया। ये बी था, ये 10% वोट जीत गया। ये सी था, ये 15% वोट जीत गया। ये डी था, ये 35% वोट जीत गया। और ये ई था, इसके पास 15% वोट हो गई। ओके, अब इसमें से जीता कौन माना जाएगा? सिंपल रूल है, जिसके पास भी सबसे ज्यादा वोट आ गए 35%, ये हो गया विनर। दो इफ यू सी अबाउट इट, एटलीस्ट 65% लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, राइट। रेस्ट ऑफ द, इसने तो भाई ए को चुना था, इन्होंने बी को चुना था, इसको तो सिर्फ 35 लोगों ने चुना है, 35% ने। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द 65%? बट दिस इज द सिस्टम वी फॉलो, कि जब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के दौरान जब वोट होंगे, हुएवर विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, द कैंडिडेट जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगे उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर देंगे। तो इन सब के सब 10 लाख लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास मैक्सिमम वोट आए थे। तो हुएवर हैज मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट्स, किसी को भी मेजॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं, तो अगर आपके पास 50% प्लस 1 वोट आ गए, तो आपके पास आ गई मेजॉरिटी। इट कैन नॉट बी डिफीटेड, इससे ज्यादा बेसिकली कोई जीत नहीं सकता। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है 50% प्लस 1 वोट्स की, उसको बस मैक्सिमम की वोट की जरूरत पड़ती है। इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब कि जैसे रेस में जो भी सबसे आगे निकल जाता है उसको जीता हुआ घोषित कर देते हैं, कैंडिडेट हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लूरैलिटी सिस्टम। ये हमारी एनसीईआरटी ये करती है, छोटे छोटे से चमत्कार। अब क्या है कि किसी को भी, जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, उसमें से किसी को नहीं पता कि एफपीटीपी सिस्टम को प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। ये किसी दिन चुपचाप से प्लूरैलिटी सिस्टम कहते हैं, ये किसी दिन चुपचाप से क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, और उसके बाद हम उस समय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एफपीटीपी, जल्दबाजी में, पैनिक में कुछ लोग एफपीटीपी लगा देंगे, कुछ लोग पीआर लगा देंगे। इट्स राइट देयर, इसको प्लूरैलिटी सिस्टम कहते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये वही एक्सप्लेनेशन है कि कांग्रेस को क्यों ज़्यादा मिली। वैसे तो उसको 50% से, पूरे देश की मिला के देखे तो 50% से कम वोट मिली थी, लेकिन विनिंग कैंडिडेट्स 50% से कम में भी जीतता है। तो बाकी जो लूजिंग कैंडिडेट्स के पास वोट जाती हैं वो वेस्ट हो जाती है, बेसिकली मानी क्या जाती है, वेस्ट ही हो जाती है, उससे कोई सीट नहीं मिलती। तो एक पार्टी जिसको 25-25% वोट भी मिले हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा मिले, तो उसमें वो सारी की सारी वो 100% सीटें जीत जाएगा, सिर्फ 25% वोट जीत के। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज दी FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके अलावा दिस इज ए सेकंड कॉल एज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी एग्जांपल से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पास द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि ये सपोज कीजिए कि पूरी की पूरी 100% वोट है, ठीक है, और यहाँ पे कांग्रेस को मिल गई, भाई ये कितनी हो गई, 25% वोट हो गई कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद एक SP को मिल गई, जैसे कि SP को मिल गई 30%, ठीक है, ये कांग्रेस को मिल गई। और ये 25 और 30 कितने हो गए, 45। देन व्हाट एल्स कितने बच गए, 55, ये 55%, मतलब गलत पाई चार्ट बन गया, ये मिल गई बीजेपी को। अब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में वोट्स मिली है उसी प्रपोर्शन में सीट्स दे दो। तो अगर 100 सीटों का पार्लियामेंट है तो भाई 55 सीटें बीजेपी को दे दो, कांग्रेस को दे दो 25 सीटें, और SP को दे दो 30 सीटें। ना कि अगर वैसे जिस जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी 55% वोट लाके भी 80% सीटें जीत जाए, या कांग्रेस 25% सीट लाके भी 50% सीटें जीत जाए, 25% वोट लेके भी 50% सीटें जीत जाए। दैट इज पॉसिबल, बट इन अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो जैसी वोट आई है उतनी उनको दे देते हैं। सो जैसे इजराइल का एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे क्या होता है कि हर पार्टी को उतनी सीट मिलती है पार्लियामेंट के अंदर जितनी उनके पास वोट आई हो। देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इधर दिया हुआ है, जैसे ये इलेक्शंस हुए थे 2015 में, तो जो इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट, ठीक है, उसको नेसेट बोलते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, उनके पार्लियामेंट का नेसेट है। तो ये लिक्विड पार्टी थी, इनको 23.4% वोट मिली थी। तो इनके पार्लियामेंट में टोटल 120 सीटें होती हैं, तो उसके हिसाब से 120 का 23%, 23 सीटें,
23 सीट इनको मिल गई। उसी प्रकार से जायोनिस्ट कैंप है, 18% वोट जीते थे, 120 का 18% करके इनको 24 सीटें दे देगी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हर एक पार्टी कोटा मिलता है उतना सीटों का, और उसके हिसाब से वो प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही बना के रखते हैं कि भाई हमारे पास जैसे 50 कैंडिडेट है, अगर हमारे को 20% सीटें मिली तो ये ऊपर वाले जो 20 है ये जीत जाएंगे, 30 मिली तो ऊपर वाले 30, 50 मिल गई तो 50 और होंगे तो हम उस प्रकार से नॉमिनेट कर देंगे। इस सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटें मिलती हैं जितनी उनकी प्रोपोर्शन होती है वोट्स की। इसके भी दो वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि इजराइल और नेदरलैंड्स में तो वो पूरे के पूरे देश में वोट करवाते हैं और उसके बाद प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। पूरे देश में इकट्ठे वोट होगी, तो पॉपुलेशन कम है ना, जैसे इजराइल की पॉपुलेशन बस 2 करोड़ है, तो वो 2 करोड़ तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट में ही होती है ना, हमारे तो स्टेट में 2 करोड़ हो सकती है। तो पूरे के पूरे कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह एक्ट करता है। सो वोट करेंगे, प्रोपोर्शन निकाल लो भाई किस प्रोपोर्शन में है, तो होल कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और उसके बाद सीट पार्टीज को सीट दे दी जाती है जितनी भी जितनी उनको वोट मिले। दूसरा मेथड ये है जो कि अर्जेंटीना और पोर्चुगल फॉलो करते हैं कि कंट्री को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले यहाँ वोट होंगी और इसके बाद परसेंटेज निकल जाएगी, फिर इधर वोट होंगी, इधर परसेंटेज ले लोगे, इधर ले जाओ, तो इस प्रकार से। सो सम कंट्री सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दो, जैसे अर्जेंटीना और पोर्चुगल में हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए पार्टी अपनी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेती है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टोटल 25 लोगों को चुनना था, तो हर एक पार्टी अपने 25 लोग दे देगी, फिर जिस प्रोपोर्शन में वोट आएंगी उतने उतने उनके सिलेक्ट हो जाएंगे। सो इन बोथ दीज वेरिएशंस वोटर्स पार्टी को चुनते हैं, कैंडिडेट को नहीं चुनते। इट्स अबाउट द पार्टी, राइट। द सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई यहाँ पे सपोज करो 25 सीटें होनी थी, लेकिन जायोनिस्ट कैंप जो होता उसने तो जीती सिर्फ 10%, तो 25 का 10 यानी कि 2.5 या 3 सीटें या 2 सीटें इनको मिल जाएंगी कैलकुलेट करके। सो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंडिया में हमने इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का भी एक अलग वर्जन फॉलो कर रखा है, तीसरा वर्जन फॉलो किया है ऑन ए लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, अब कैसे देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप इधर देखिए, यहाँ पे एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं एक डिफरेंट कलर के साथ। नाउ लोकसभा, विधानसभा और जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, ये तीनों तो फॉलो करती हैं FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जब मैं और आप जो नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, हम जब वोट करते हैं तो हम इन 3 चीज़ों में वोट कर सकते हैं जीवन में। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए यानी कि सांसद चुनने के लिए, दूसरा MLA के लिए यानी विधायक चुनने के लिए, और तीसरा काउंसलर के लिए यानी कि पार्षद चुनने के लिए। दीज आर दी 3 थिंग्स जिसके ऊपर वोट की जाती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके अलावा राज्यसभा और जो विधान परिषद है लिटिल बिट, एंड 2 और इलेक्शन है, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का, विधान परिषद का, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, इनका इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। सो इफ वी टॉक अबाउट PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार का हो गया। एक तो इजराइल वाला सिस्टम जिसमें पूरा कंट्री 1 है, उसके बाद एक अर्जेंटीना और पोर्चुगल वाला सिस्टम जिसमें पूरा कंट्री मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके बाद एक इंडिया वाला सिस्टम हो गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का थर्ड वर्जन। हम क्या करते हैं जनरली स्पीकिंग, जैसे एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ अभी के लिए। जैसे जो ये विधानसभा के लोग हैं, ये लोग चुनते हैं राज्यसभा के लोगों को, राइट। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के एग्जांपल लेते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 MLAs विधायक होते हैं, तो उसके बाद इनको चुनना होता है राज्यसभा के मेंबर्स को। एंड जस्ट फॉर द एग्जांपल लेट्स से कि 10 लोगों को चुनना है राज्यसभा में सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन 403 में जिस प्रपोर्शन में सीटें होंगी, तो लेट्स से कि 403 में से भाई 200 बीजेपी की सीटें हैं, 100 कांग्रेस की सीटें हैं, ये तो खत्म हो गया, 200 300, हाँ सुनिए ठीक है, और 103 SP की सीटें हैं, तो इसी प्रपोर्शन में ये राज्यसभा की सीटें इनको मिल जाएंगी, राइट। तो 200 है तो अप्रॉक्सीमेटली भाई कितना हो गया, 400, तो 5 सीटें कम से कम बीजेपी की आ जाएंगी। 100 है तो भाई एटलीस्ट 2 या 3 सीटें कांग्रेस के पास चली जाएंगी, 2 या 3 SP के पास। तो एक तीसरा सा हल्का सा वर्जन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स थर्ड वेरिएशन ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। छोटा सा एक एग्जाम्पल डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कंट्री को छोटे छोटे जियोग्राफिकल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जैसे स्टेट, राज्य जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में
बने होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज एन इलेक्शन यूनिट। सिर्फ इलेक्शन के लिए जोग्राफिकल एरिया डिसाइड कर लेना। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। वोटर्स अपने पर्टिकुलर पसंद के कैंडिडेट के लिए या फिर अपनी पार्टी के लिए भी वोट कर सकते हैं, और पार्टी को ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं देन द वोट्स, ये संभावना है। ठीक है। एंड कैंडिडेट हु विंस इलेक्शन, जरूरी नहीं है उसके पास 50% प्लस 1 वोट्स हो। यही सिस्टम यूनाइटेड किंगडम में यूज होता है और यही हमारे भारत में भी होता है। फिर ये हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जनरली स्पीकिंग पूरे के पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं, या फिर थोड़ा लार्जर एरिया होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और यहाँ पे इंडिविजुअल के बंदे के बेसिस के ऊपर वोटिंग नहीं होती है, पार्टी के लिए वोट की जाती है। जिस पार्टी को जितनी वोट्स मिली उसके प्रोपोर्शन में लेजिस्लेचर में उतनी सीटें मिल जाएंगी। सिंपल आइडिया। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। इजराइल हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, ये दो पर्टिकुलर एग्जांपल है। अर्जेंटीना वाला भी ले लो, पोर्चुगल वाला भी ले लो। यूपीएससी क्या करता है, ऊट पटांग ऐसे क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से पिक करके पकड़ के पूछ लेता है कि अर्जेंटीना में पीआर क्या कहते हैं यूज करते हैं, इजराइल में करते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रीलिम्स वी गेट लाइक स्टम्प्ड कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे कौन याद करेगा। पर ये दीज क्वेश्चंस आर थ्रोन आउट ऑफ एनसीईआरटीज ओनली। ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला पूरा का पूरा सिस्टम वर्क दिया हुआ है। इट्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, तो हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे वरना हमारा दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट बेसिकली मीन्स कि जो विधानसभा के एमएलए होते हैं, विधानसभा के एमएलए वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। दैट इज द सिस्टम। ये हमने सिस्टम बना रखा है, और जनरली वो प्रोपोर्शन में ही चुने जाते हैं। तो जितने विधानसभा के एमएलए होंगे उसकी पॉलिटिकल पार्टी निकाल लो। लेट्स से कि भाई 50 एक पार्टी के हैं, 20 एक पार्टी के हैं, 30 एक पार्टी के हैं। इसी प्रोपोर्शन में राज्यसभा की सीटें, उस राज्य से जितनी राज्यसभा की सीटें होती हैं उतनी इलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। ज़्यादातर प्राइमरली देखा जाए तो भाई ये बड़े वाला सिस्टम हमने ज़्यादातर इलेक्शंस में, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ में, ये एफपीटीपी क्यों है? कुछ नहीं, रीज़न है सिंपल, सिंप्लिसिटी इज़ द रीज़न, द सिंपल रीज़न इज़ द सिंप्लिसिटी। सिंपल सी बात थी कि ये राज्यसभा का इलेक्शन हम अभी कर भी नहीं रहे हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है वो नहीं पता। बहुत सारों को, आप लोग, मैं और आप तो सीख जाएंगे, चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता। क्यों? तो जो पूरे देश को कैसे पता चलेगा? कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम छोटे कंट्रीज में चल जाता है। हमारा कंट्रीज कॉन्टिनेंट है, ये सब तो हमें शर्म के लिए लगाना पड़ता है ज्योग्राफी की वजह से, वरना वैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट ही हम। इसीलिए सिंपल बात है, सिंप्लिसिटी, एक सिंपल सिस्टम। इतना सिंपल है, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, किसी को कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए। एजुकेटेड आदमी को भी पता चलेगा, अपने जाना है, अपने बंदे को वोट करना, भाई साहब सिंपल सी बात है। क्लियर चॉइस है वोटर्स के सामने, यू जस्ट हैव टू गो एंड चूज अ पर्सन। इसको मैं पूरा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। वोटर चाहे तो पार्टी को बेसिकली क्या नाम है इंपॉर्टेंस दे दे, चाहे कैंडिडेट को, बट बोथ ऑफ दीज आर ऑप्शंस अवेलेबल। एफपीटीपी सिस्टम गिव्स चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट दी कैंडिडेट्स ऑल्सो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कैंडिडेट की कोई खास वैल्यू नहीं होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर होगा। सो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम जो कि एफपीटीपी होता है, वोटर को हमेशा अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता होता है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि हम यंग बच्चे इन चीज़ों में कहाँ, हमें हमें देखना है भाई क्या नाम है, कियारा आडवाणी क्या चल रही है, वॉर 2 कब रिलीज होगी, और मतलब रामायण कब आ रही है, आलिया भट्ट का क्या चल रहा है। हमारी अलग इंटरेस्ट है लाइफ में, नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन पापा से पूछो या चाचा ताऊ जी से पूछो, उनको पता होगा कि उनको तीनों चीज़ें पता होगी। पापा एमपी कहाँ है, एमपी, पापा हमारा विधायक कौन है, और पापा हमारा काउंसलर पार्षद कौन है। वैसे तो उनको पता होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता है तो इसका मतलब पापा क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और न्यूज़ चैनल कम देखते होंगे। देख लेना, चेक करके देख लो। अगर आपके पापा क्रिकेट के ऊपर, मतलब क्रिकेट क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट होता है, क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा तो फिर हो सकता है ना पता हो, बट वैसे जनरली पापा लोगों को यही बातें पता होती है। तो क्या होता है कि पापा लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, एन्जॉयमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं हमारे देश में। करते क्या है वो, बैठ के यही चेकआउट करते हैं कौन एमपी बन गया, कौन एमएलए बन गया, कौन काउंसलर बन गया। अच्छी बात है, बुरी नहीं है। तुम जब बनोगे पापा तो तुम भी यही करने वाले हो, ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर। यही रहता है, 45 साल की एज क्रॉस करने के बाद जीवन में एन्जॉयमेंट नहीं रहती है। कौन एमपी, कौन एमएलए, कौन पार्षद, इन्हीं बातों में इंटरेस्ट आता है। ठीक है। उस समय ये शाहरुख खान जैसे फील होते हैं, अरे भाई वाह भाई, इस शर्मा जी का जो दामाद जी हैं वो तो पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और देखो इस बार तो भाई बहुत आगे निकल गए हैं भाई, वाह। अरे वो तो उनकी वाइफ देखी आपने, वो मतलब अब तो एमएलए का विधायक। यही चलता है यार, यही चलता है। ठीक है। बाद में
ठीक है, सबका इंटरेस्ट अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बचपन में कौन सा तुम बड़ी चीज़ों में इंटरेस्ट, बचपन में तो तुमको कार्टून, डोरेमोन और छोटे भीम में मिलता है, इसी तरीके से चेंज होता है। अभी तुम्हारे हैं, वो चेंज हो गए फिर, ठीक है, चलिए। मोर इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी लगा कि जो प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होते हैं वो ना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाते हैं। हमने इसराइल का एग्जाम्पल देखा, एक पार्टी के पास 30 सीटें थी, एक पार्टी के पास 24 थी, एक के पास 18 थी 120 में से। भाई जब ये डिसीजन लेने जाएंगे कैसे लेंगे? अब जनरली स्पीकिंग स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो ये 543 लोकसभा की वोट हैं, लोकसभा की सीट्स हैं, सॉरी, लोकसभा की सीट, इनमें से अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक कोएलिशन की 272 से ज़्यादा सीटें आ जाएं तो हम मानते हैं कि भाई ये हो गया स्टेबल गवर्नमेंट। इसका मतलब अब ये गवर्नमेंट लंबी चलेगी। लेकिन अगर ये कम रहा, किसी पार्टी के पास 100 हैं, किसी के पास 150 हैं, किसी के पास 50 हैं, उसके बाद जाके गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो गवर्नमेंट थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो बनती ही नहीं, इसीलिए हमने चुना एफपीटीपी। वी हैव सीन कि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो हम अपने देश में बनाया है, इसमें एग्जीक्यूटिव को मेजॉरिटी चाहिए होती है लेजिस्लेचर में, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है क्योंकि शेयर ऑफ वोट्स के बेसिस पे लेजिस्लेचर डिसाइड होता है। एफपीटीपी के साथ ये सिस्टम है कि जो बड़ी पार्टी होती है, कोएलिशन होती है, उसको वोट से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो इसीलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना पाती है हमारे देश के अंदर। इसके अलावा एफपीटीपी क्यों लिया यार? इट एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। भाई भारत की डाइवर्सिटी तुमने देखी है, हमारी डाइवर्सिटी देशों की नहीं, कॉन्टिनेंटों की डाइवर्सिटी है, ये तो तुम जानते ही होगे। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विल एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स नेशन वाइड पार्टी। सब के सब अपनी अपनी पार्टी बना लेंगे। कोई 2% वोट जीत गया, इसको 2% सीटें मिल जाएंगी, कोई 6% जीत गया, इसको 6 मिल जाएंगी, कोई 8% जीत गया, एंड सो ऑनवर्ड्स। ऐसे कर करके सब पार्टी अलग अलग बनाने की कोशिश करेंगे। एसटी शेड्यूल ट्राइब अपनी अलग बना लेंगे, शेड्यूल कास्ट अपनी अलग बना लेंगे, कास्ट के अंदर अपनी अलग अलग पार्टियां बन जाएंगी, रिलीजन की अलग अलग पार्टियां बन जाएंगी। अपना सिंपल कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, अपनी अपने वोट डाल लो, उतने परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा काम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी लगा कि ये गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिछले 70 साल का वर्क है उससे लगा भी, एक्चुअली वो सही सोच रहे थे। एफपीटीपी सिस्टम जो था, एक तो सिंपल निकला, सारे के सारे वोटर्स को फेमिलियर निकला, और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर गवर्नमेंट्स बनती हैं, क्लियर मेजॉरिटीज़ के साथ बनती हैं और थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। इससे पॉलिटिकल पार्टीज भी थोड़ी सी डिस्करेज्ड हैं कि अपना जो वोटर बेस है उसको नैरो ना रखे, उसको वाइड करते रहें। जितना ज़्यादा वाइड होगा उतना ज़्यादा उतना जीतने का चांस होगा। तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड और लाइक नैरो इंटरेस्ट को केटर नहीं किया जाता नॉर्मली। मतलब दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये कोई साइंटिफिक फिनोमिना नहीं है, पर जहाँ जहाँ पर भी एफपीटीपी सिस्टम चलता है ना, वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम बन जाता है। दिस इज जस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ थिंग। जैसे कि यूएसए में अगर आप देखेंगे तो यूएसए में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, कभी एक जीत जाती है, रिपब्लिकन पार्टी जिसको कहते हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक, कभी एक जीत जाती है कभी एक दूसरी। सिमिलरली यूके में भी एक लेबर है, एक टोरी है, कभी ये जीत जाते हैं कभी वो जीत जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो भारत इस समय ट्रांजिशनल फेज में है। भाई 1950 से लेके 1980 तक एक सिंगल पार्टी डोमिनेट करती थी, कांग्रेस। फिर 1990 से लेके 2000 तक कोएलिशन चल रहा था, और उसके बाद अब 2014 से लेके अब तक एक सिंगल पार्टी बीजेपी की डोमिनेशन है। और आगे 2040 2050 के बाद देयर माइट बी अ बैलेंस कि देश में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हों, एंड समटाइम्स वी विल इलेक्ट दिस एंड समटाइम्स वी विल इलेक्ट दैट। एक ऐसे बैलेंस बना रहता है। सो 2 मेजर कंपटीटर बन जाते हैं पावर के, और वो 2 पार्टीज ऑल्टरनेटिवली पावर को शेयर कर लेते हैं। तीसरे वाली बस छोटी सी कोई या तो छोटा प्लेयर बन जाती है, बेसिकली उसके अंदर कुछ कर नहीं पाती है। नाउ इन दिस रिस्पेक्ट टिल नाउ एफपीटीपी का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग रहा है। ठीक है, पहले एक 1 पार्टी डोमिनेंस थी, उसके साथ कुछ छोटी छोटी पार्टीज थी, लेकिन सिंस 1989 जनरली स्पीकिंग मल्टी पार्टी कोएलिशंस ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी भी हमारे देश की पार्टी, जब भी इस समय जो गवर्नमेंट है जो 2024 के बाद बनी है, दो दिस इज ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट विच मीन्स कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है। हावेवर उसके बावजूद भी ये कोएलिशन के द्वारा बनी हुई है, राइट? एक्चुअली मैं उल्टा बोल दिया। 2019 में मेजॉरिटी पार्टी थी, 2019 में एक सिंगल पार्टी बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी, ठीक है, 2019 में। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोएलिशन में बनाया। अभी 2024 में कोएलिशन बनी है क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, एंड देन देयर आर अदर, उनके जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ ज्वाइन करके उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया एज ए कोएलिशन विच इज कॉल्ड एज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एट द सेम टाइम ग्रेजुअली मैनी स्टेट्स 2 पार्टी कॉम्पिटिशन इज एमर्जिंग।
हाँ, डिस्टिंग्विश फीचर इंडियन पार्टी सिस्टम का ये है कि कोएलिशन की वजह से थोड़ी सी नई नई छोटी छोटी पार्टी और रीजनल पार्टीज भी बेसिकली बनी रहती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम, हमारे इलेक्शंस का क्या फंडा है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया हुआ है। दिस इज द सिंपल रीजन, क्यों? क्योंकि ये जो एफपीटीपी सिस्टम है, इसमें हमें पूरे के पूरे 100% सीटें नहीं जीतनी है, बट मैक्सिमम जीतनी है। तो अगर हाइपोथेटिकली किसी एक एरिया में 35% लोगों का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ग्रुप हो और बाकी सारे ग्रुप उससे छोटे हों, तो हर बार वो 35% वाला ग्रुप ही इलेक्शन जीतता रहेगा। तो अपने एक ही अपने अपने कैंडिडेट को वोट करते रहो, 35% से ऊपर कोई जाने वाला नहीं, तो वो जीत जाएंगे। तो ऐसा हमारे कॉन्टेक्स्ट में डिसएडवांटेज प्रोड्यूस कर सकता है, और वो सिग्निफिकेंट है हमारे इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री भी रही है थोड़ी सी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। तो एफपीटीपी सिस्टम को अगर हम बिना किसी नोवेल्टी के अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो जो भी डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स और कास्ट होंगे वो हर जगह जीत जाएंगे, और जो क्या नाम है लोअर सोशल ग्रुप्स हैं, ओप्रेस सोशल ग्रुप्स हैं, वो हमेशा अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे। सो दिस इशू ये कोई नया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, पहले भी था। अंग्रेजों ने भी इसकी तरफ ध्यान दिया था और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट भी इंट्रोड्यूस किए थे। अब पहले तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करके चलते हैं कि यार सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में फर्क क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, जो इलेक्शन वाला बंदा होगा वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा, और उसके बाद उसके जो नीचे जो वोटर्स होंगे वो कम्युनिटी भी सेम होगी। तो जैसे मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन होगी तो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। फिर उस एरिया में जब वोटिंग होगी तो सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे उस एरिया के, हिंदू वोट नहीं करेगा, सिख नहीं करेगा, ईसाई नहीं करेगा। रिजर्वेशन में क्या होता है, सीट रिजर्व्ड होगी, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व कर दी, तो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, लेकिन वोटर सारे के सारे होंगे। जनरल कैटेगरी भी होगी, ओबीसी एससी वोट सबके सब करेंगे, सिर्फ सीट रिजर्व होगी। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है। मोर इंपॉर्टेंटली वोटर्स भी जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी कम्युनिटी के होते हैं। तो ये ऐसे वाला सिस्टम तो अगर हम बना देते तो ये तो और ज़्यादा डिविजरी हो जाती। तो हमने थोड़ा सा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम फॉलो किया। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सबके सब एलिजिबल टू वोट हैं, बस कैंडिडेट बेसिकली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोशल शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का हो सकता है। नाउ कुछ सर्टेन सोशल ग्रुप्स हैं जिनके नंबर्स देश की पॉपुलेशन में सब्सटेंशियल हैं, लेकिन रीजनली जहां जहां पर भी हैं वो थोड़े से डिस्पर्स्ड हैं, राइट? तो इसीलिए वो विक्ट्री ऑफ कैंडिडेट इंश्योर नहीं कर सकते। टेकन अक्रॉस द कंट्री वो ग्रुप साइजेबल है, तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दिया। तो कहाँ कहाँ पे रिजर्वेशन है यार, ये सिंपल सी बात देखें। यहाँ पे हम एक नया पेज लेते हैं, ये लोकसभा में और विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन होगी। किस बेसिस पे? पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। तो सेंसस में काउंट करवाया कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट की 16% पॉपुलेशन होती है, तो 543 का 16% 84 सीटें रिजर्व कर दो। और शेड्यूल्ड ट्राइब की 8% पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से 543 8% ऑफ 543 यानी कि 47 सीटें रिजर्व कर दो। तो हमारे देश में ये 543 में 84 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं और 47 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होती हैं। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया था तो ऐसा 10 साल तक करना था, लेकिन फिर उसको कंटिन्यूअसली उसको आगे पोस्टपोन कर करके उसको सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक। ना इन ऑल अजम्पशन, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसको फिर 2040 तक के लिए भी करना पड़ेगा। टू डू दिस दे हैव टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 और 2020, तो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सिर्फ इस चीज को आगे एक्सटेंड करने के लिए हुई है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी हैं देश में, उसमें सिर्फ 7 तो सिर्फ इसलिए है कि उसको हर 10 साल के बाद एक्सटेंड करना पड़ता है। पार्लियामेंट कैन टेक ए डिसीजन कि ये कब एक्सपायर होगा, पर इसको कर नहीं सकते, पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। 543 में से 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 आर बेसिकली रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट? ये सिंपल सा तरीका बना दिया। अब सवाल यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना, अच्छा प्रीलिम्स के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी, पहले ये बताओ। तो सबसे पहले हु डज दिस? देर इज अ डिफरेंट कमीशन, मतलब कि हम एक कमीशन बनाते हैं जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। दे डिसाइड कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कौन कौन सी रिजर्व होंगी, ये वाली एससी के लिए, ये वाली एसटी के लिए, ये वाली एससी के लिए, ये वाली एसटी के लिए। ये इनका डिसीजन होता है,
ठीक है, इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जोग्राफिकल बाउंड्री वो डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ वो रिजर्वेशन एससी के लिए है या एसटी के लिए है वो डिसाइड करते हैं। अब इसका एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस जोग्राफिकल एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन की महत्ता हो, मेजॉरिटी हो, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसमें हायर प्रोपोर्शन होती है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की, दे आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड इन द केस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट दो चीजें देखते हैं। एक तो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की महत्ता होनी चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी हो, ज्यादा हो, हायर प्रोपोर्शन है भाई, सब उस एरिया में ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं तो उस सीट को शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर देते हैं। और दूसरा एक थोड़ा सा और भी एंगल देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे आर स्प्रेड ओवर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। जैसे भाई उत्तर प्रदेश में सपोज करो 20% सीटें डालनी है हमको, ठीक है, 20% वो निकालनी है शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीटें होती हैं, तो 80 का 20% निकाला जाएगा। 80 का 20% कितना निकलेगा? 80 का 20% निकल जाएगा 18 हो गया। तो हमें अब 18 सीटें बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व करनी है एज ए डिलिमिटेशन कमीशन। तो कैसे करेंगे? हम वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उठाएंगे जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, उसको रिजर्व करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई हो, कि एक दो यहाँ पे हो नॉर्थ वाले एरिया में, एक दो साउथ वाले में, एक दो वेस्ट वाले एरिया में भी। सो दिस इज डन क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो जनरली इवनली पूरे के पूरे देश में फैली हुई है, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद आने वाले टर्म में उसको चेंज करके दूसरी को भी बनाया जा सकता है। नाउ बाकी किसी के लिए नहीं है, ना माइनॉरिटी के लिए ना विमेन के लिए। मुस्लिम्स के लिए लोकसभा में या विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, ना ही विमेन के लिए है। नाउ ये जो था विमेन के लिए, ये एक बड़ी स्ट्रांग डिमांड चल रही थी कि विमेन के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए तो लोकसभा और विधानसभा में थी, और 1993 में विमेन को भी रिजर्वेशन मिल गई थी, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में बस, वहीं पर थी। वो 1993 से चल रही है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में जब इलेक्शन होते हैं तो 33%, 1/3 जो सीटें हैं वो फीमेल्स ही खड़ी हो सकती हैं। तो ये डिमांड थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी इस प्रकार से होना चाहिए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने पिछले साल 2 साल पहले 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पास किया था, जिसमें लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बेसिकली 33% जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ये कब से अप्लाई होगा? जो नेक्स्ट सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद जो इलेक्शन होगा, जनरली स्पीकिंग नेक्स्ट सेंसस होगा उसके इलेक्शन के बाद होगा। दिस इज व्हाट द थिंग इज दैट। इसके अलावा अब क्या चाहता है बात पे कि फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होता है। देखो, इलेक्शन होने का कोई खास मतलब नहीं है लाइफ में। इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया वाला करा ही रहा है, किम जोंग उन भी इलेक्शन तो वहाँ पे भी हो रहे हैं। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में रहते तो हर 5 साल हर 4 साल के बाद जाके अंकल कोई सोचो, इमेजिन द लाइफ ऑफ नॉर्थ कोरियन। पैदा हुआ 18 साल का हुआ, वोट करने जाना, किसको करने जाना? किम जोंग उनको। अगले साल उसी को करे जा रहा हूँ। 60 साल का हो गया, किसको बड़े? किम जोंग उनको करे जा रहे हैं वोट। तो क्यों जा रहे हो? ऐसे ही चल रहा है क्योंकि एंजॉय चल रहा है। हमें भी नहीं पता क्या कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता क्या करने हैं, लेकिन कुछ कुछ करने रोज निकलना ही पड़ता है लाइफ में। द थिंग इज दैट कि इलेक्शंस तभी होते हैं जब वो फ्री हो और फेयर हो। ठीक है, डेमोक्रेसी को जमीन पे उतारने का जो तरीका है, द राइट वे टू डू इज दैट कि इलेक्शन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। और करें तो कैसे करें? ये जो लेजिस्लेचर वाले लोग हैं, जो ये 543 और 245 लोग हैं, और इसके साथ साथ जो इनसे ही गवर्नमेंट के लोग निकलते हैं, एग्जीक्यूटिव के, ये लोग अगर इलेक्शन कराने लग गए तो जब ये दोबारा से चाहेंगे इनका फिर से इलेक्शन हो जाए, तो ये लोग सही नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन what it do is that it makes a separate body which is called as Election Commission of India, a separate independent body जो कि वोट इलेक्शंस करवा सकती है। लास्ट में एक दो और बातें रह गई यार यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मेथड ऑफ इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन दो और क्वेश्चंस को आंसर करता है। हु आर दी वोटर्स, हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सिंपल बात है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जनरली क्या करते हैं, जो भी देश के अडल्ट सिटीजन्स हो दे मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस। एज कोई भी डिफरेंट, एज कोई भी रख सकते हो, यू कैन कीप इट 18, 21, 25, डजंट मैटर। बट हाँ, एक पर्टिकुलर एज के बाद जो भी आप डिफाइन करते हो लीगल एज ऑफ बीइंग एन अडल्ट, उसके बाद जो भी है एवरीबडी शुड बी अलाउड टू वोट। इसको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब एवरीबडी इन द कंट्री, एवरीबडी हु इज एन अडल्ट। एंड फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटर्स,
मतलब हमें ये फ्रेंचाइज वर्ड कभी कभी कंफ्यूज करता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पे फ्रेंचाइज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वोटर्स। तो सारे कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि मजे मजे में कहीं से मिल गया। लड़कों ने लड़ाई की है, लड़कियों ने और ज़्यादा लड़ाई की है, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज विमेन को तो और ज़्यादा लड़ाई, पहले लड़ाई की लड़कों ने। राजा रजवाड़े क्यों किसी को वोट करने देंगे, वो थोड़ी ना चाहते प्रजा के पास शक्ति चली जाए। तो पहले लड़ाइयाँ चली, नेशनल मूवमेंट्स हुई, वोट करने का अधिकार मिले, तो लड़कों को दे दिया गया। उसके बाद लड़कियों को पता, अरे भाई हमें भी तो, फिर लड़कियों की लड़ाई हुई चली, विमेन विमेन फ्रेंचाइज का बेसिकली मूवमेंट चला, तब जाके। बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, तुम चुप बैठे रहो, सबके सब पीटने के लिए तैयार रहते हैं। क्या करें, जरूरत पड़ने पे मुंह मुक्का मार दियो, हमेशा नहीं। वायलेंस नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करनी, बट वंस इन अ वाइल यू शुड फाइट फॉर इट। One of the important decisions of the framers of the constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू वुड एक्चुअली नो कि ये ना बड़ी डिबेट है कि राइट टू वोट, सर कौन सी राइट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर ये लीगल राइट है? वेल माय डियर फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी नॉन डिबेटेबली और नॉन नेगोशिएबली आंसर दे रही है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बोल रहे हैं कि सबको राइट टू वोट मिलेगा। इसका बेटा सीधा अर्थ ये है कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फालतू का डिबेट खत्म करो। तो जब भारत में संविधान बना 1950 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो भी आदमी 21 साल से ऊपर का है वो करेगा वोट। सिंपल बात, काम खत्म। और हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। एवरी आर्टिकल वाज डिबेटेड। एक चीज पे डिबेट नहीं हुआ था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे, कि हाँ ये वाली पे कोई डिबेट नहीं हुआ था। बट 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ठीक है। और चेंज करके ये जो एज थी इसको ड्रॉप करके 18 साल कर दिया गया। सो नाउ द पर्सन हु इज 18 ईयर्स ऑफ द एज, एलिजिबिलिटी एज ऑफ 18, वो वोट कर सकते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर कि सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। दिस इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी एंड द नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कई लोगों को ये लगा कि यार राइट टू वोट दे रहे हैं बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, ये तो गलत बात है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके हाथ में वोट की शक्ति दे देना थोड़ा सा है, लगता है ना। हमें पढ़े लिखे लोगों को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अरे तुमसे ज़्यादा समझदार कोई है नहीं। मुझे भी था, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मुझे भी था। फिर एक दिन मैं बड़ा हो गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे दादाजी मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़े हुए थे, पर मुझसे ज़्यादा समझदार थे। फिर मुझे नोटिस हुआ कि मेरी दादी जी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन यार फुल फ्लेजेड समझदार तो वो भी थी। एंड आई एंडेड अप रियलाइजिंग इज नॉट अबाउट द एजुकेशन, इज नॉट अबाउट द स्कूलिंग। विजडम जो है वो तो जस्ट वर्ल्ड विजडम है, वो तो आ ही सकती है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगता था हर आदमी, एवरी अडल्ट इज वर्थ इट, और वो डिसाइड कर सकता है कि क्या उसके लिए गुड है, सोसाइटी के लिए क्या गुड है, देश के लिए क्या गुड है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए क्या गुड है। और सेम बात जो वोट के लिए था वही कॉन्टेस्ट के लिए भी है कि भाई वोट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट की भी पावर उतनी ही यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो वोट इलेक्शन भी हमारे यहाँ पर कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, बस एक एज का ही क्राइटेरिया है। तो वोट कौन करेगा? वोट करेगा वो जो 18 साल से ऊपर का हो। इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है, मतलब हु कैन फाइट फॉर द इलेक्शंस, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है। 21 साल तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ लो, 25 साल के हो गए हो तो लोकसभा के इलेक्शन लड़ लो, 30 साल के हो गए हो तो राज्यसभा के इलेक्शन लड़ लो, और 35 साल के हो गए हो तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो सारे के सारे नागरिकों को अधिकार है कि भाई आप अपना इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो तो आप बन जाइए, दैट इज एज सिंपल एज दैट। बस मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी अलग अलग है। तो लोकसभा के लिए या एमएलए के लिए 25 साल की होती है। लोकसभा के साथ साथ यहाँ पे विधानसभा भी लिख लीजिए, राज्यसभा के साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद भी लिख दीजिए, बाकी सब कुछ मोटा मोटी सेम है। और हाँ, कभी कभी देर आर ऑब्वियसली सम रीज़न, देर इज़ ए लीगल प्रोविजन कि अगर कोई आदमी 2 साल के लिए जेल वेल जा रखा हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने से। लेकिन इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर, कंटेस्ट इलेक्शंस, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। द आइडिया इज़ एंटायरली कम्प्लीटली ओपन। ये हमारा सिंपल सा सिस्टम है। दिस इज़ व्हाट दी डेमोक्रेसी इज। मतलब बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। क्वेश्चन इससे कोई खास यूपीएससी, तो खैर यूपीएससी बनाने में तो कहीं पर भी बना देगा, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वाला चैप्टर इज एग्जीक्यूटिव। लेट्स सी इट। तो अगर कल तक ये हमारा चैनल जो है ये कॉपीराइट नहीं हुआ तो वी विल बी हियर एंड वी विल कंटिन्यू मेकिंग ऑल द एजुकेशनल, और सारी एनसीईआरटी बना देंगे। थोड़े दिनों में मैं एक काम करता हूँ, कल परसों में हिस्ट्री और स्टार्ट कर देता हूँ। हिस्ट्री भी एनसीईआरटी से ही मेरे को ज़्यादा पसंद है। एनसीईआरटी से जो हिस्ट्री पढ़ता है उसके ही पेपर निकलते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों की सुपर हाई डिमांड के ऊपर एक स्पेक्ट्रम की ओर बना देंगे।
एंड देन दैट इज इट, देन विल कंटिन्यू, राइट। ये खत्म हो जाएगी यार, इसको मैं एक एक क्लास कर रहा था। आई एम इनटू वेरी पब्लिक सिचुएशन, आजकल बड़े काफ़ी कुछ कुछ हो रहा है। किसी भी समय ये वीडियो बीच में चलते चलते बंद हो जाए, कॉपीराइट हो गया यूट्यूब का, क्या पता चलता है यार, कुछ मालूम भी तो नहीं है जीवन का क्या है क्या नहीं है। बट ठीक है, इसको इसके वीडियोस में दिन में 2 कर दूंगा, ये अगले क्या नाम है हम कर देंगे इसको 4 तारीख तक खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम पॉलिटी की रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे, और इसके बाद साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री की जो एक एनसीईआरटी है उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, उसको पढ़ने के बाद फिर स्पेक्ट्रम भी करनी है, राइट। सो लीव द कमेंट्स, शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इन द सेंस कि यू नेवर नो ये जीवन का आपकी आखिरी सब्सक्राइब हो, आपने अभी सब्सक्राइब किया, सुबह आके देखा चैनल है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है यार।